अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एच स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एच स्मार्ट क्लासेस और मैं मोहम्मद अमानतुल्लाह रहमानी। तो आज का क्लास होगा 12 उर्दू चैप्टर नंबर 10। आपके चैप्टर का नाम क्या है? इब्राहिम सुक्का, जो एक अफसाना है जिसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो इस चैप्टर का पार्ट 2 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 हम करा चुके हैं जिसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो सका था, कुछ हिस्सा बच गया था, इसलिए पार्ट 2 हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। तो अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो भी मिलेगा, बस आप लोग को वीडियो में बने रहना है। चलिए हम बिना देरी करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो आपके चैप्टर का नाम क्या है? इब्राहिम सुक्का, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? सलाम बिन रज़्ज़ाक़। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के दृश्य से, तो इसलिए ये चैप्टर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे तो जाइए, हमारे चैनल पे अपलोड है। हम पार्ट 1 बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन यानी कि एक एक लाइन पढ़कर आपको समझा चुके हैं। अगर आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे तो जाइए, मेरे चैनल पे अपलोड है, आसानी से आप लोग पढ़ सकते हैं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 2 करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इब्राहिम सुक्का जो चैप्टर है उसके मुसन्निफ़ कौन है? सलाम बिन रज़्ज़ाक़। और सलाम बिन रज़्ज़ाक़ ये कहानी का पूरा मतलब ये इब्राहिम सुक्का का मरकज़ी किरदार कौन है? तो इब्राहिम सुक्का ही है। और सलाम बिन रज़्ज़ाक़ जो थे एक मास्टर थे। वो धूरन गांव में 25 बरस पहले मास्टरी करते थे। और वो 25 मतलब वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद 25 साल बाद फिर उसी गांव में वो आते हैं, जब तब का ये कहानी है। तो 25 वर्ष पहले वो क्या कहते हैं वो हम पूरा का पूरा पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। अब जहाँ तक रोके हुए थे देखिए, यहाँ तक हम करा चुके हैं, इससे आगे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा ये वाला पढ़ लेंगे, उसके बाद आप लोग को पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। तो आमिर अली इतना कहकर ट्यूशन चल दिए। क्या कहकर? जो कमाइए, मतलब आप ट्यूशन पढ़ाइए, उससे ज़्यादा पैसा होता है। मतलब स्कूल में जो तनख्वाह मिलता है उसका 2 गुना रकम। इब्राहिम सुक्का तो बस्ती में वैसे भी नेम पागल मशहूर है, आप इसके चक्कर में कहाँ पड़ गए। अमीर अली इतना कहकर ट्यूशन चल दिए। मुझे इनका इस कदर खरखरा लहजा अच्छा नहीं लगा, मगर मैंने पलटकर कुछ नहीं कहा। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ कहते हैं मुझे इनका लहजा अच्छा नहीं लगा, मतलब वो अमीर अली जो कहे उनका लहजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने इसे पलटकर जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन मगरिब बाद लेसन नोट तैयार कर रहा था। मतलब सलाम बिन रज़्ज़ाक़ कह रहे हैं दूसरे दिन मगरिब के बाद लेसन नोट यानी कि चैप्टर वाइज वाला नोट जो होता है वो तैयार कर रहा था सलाम बिन रज़्ज़ाक़। तो इब्राहिम सुक्का सलाम अलैकुम का नारा बुलंद करते हुआ कमरे में दाखिल हुआ। मैंने केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल लैंप की धुंधली रोशनी में देखा। वह दिन के मुकाबले में काफ़ी माकूल और निखरा लग रहा था। मतलब दिन में जो आया था उसके मुकाबिल में वो बहुत ही ज़्यादा सज धज कर आया था। काफ़ी माकूल और निखरा निकला लग रहा था। उसने सफ़ेद लट्ठे का कुर्ता और पायजामा पहन रखा था। पैर में मामूली सी चप्पल भी थी। बाल में तेल लगाकर उन्हें पीछे की तरफ सलीके से जमा दिया था। मतलब बाल में तेल लगाकर उन्हें पीछे की तरफ, बाल को एकदम पीछे की तरफ अच्छा से सजा दिया था। इसके हाथ में एक नीली ब्याज थी। वह मेरे पास बैठा हुआ बोला, ये मेरी शायर की ब्याज है मास्टर साहब, आप देखना इसमें क्या क्या गलतियाँ हैं। मतलब इब्राहिम सुक्का कह रहे हैं ये मेरी शायरी की ब्याज है मास्टर साहब, आप देखना मैं जो शायर कहूँगा उसमें क्या क्या गलतियाँ हैं। तो मैंने ब्याज खोल कर देखा, यानी कि मैंने किताब खोल कर देखा। चींटियों की तरह रेंगते हरूफ में शायरी के नाम पर कुछ उल्टे सीधे मिसरे लिखे हुए थे। मतलब मैंने जब इब्राहिम सुक्का का शायरी वाला ब्याज देखा तो चींटियों की तरह रेंगते हरूफ पर शायरी के नाम पर कुछ उल्टे सीधे मिसरे लिखे हुए थे, मगर इसके लिखे ख़त को पढ़ना आसान नहीं था। मतलब ये जो लिखे हुए थे इब्राहिम सुक्का, उसके लिखे ख़त को पढ़ना आसान नहीं था। मैंने ब्याज उसी के तरफ आगे बढ़ाते हुए कहा, इब्राहिम तुम खुद इसे पढ़कर सुनाओ। फिर मास्टर साहब कहते हैं जो मैंने उसे वो ब्याज जो है उसको बढ़ा दिया और मैंने कहा जो इब्राहिम तुम खुद अपने से इसको पढ़कर मुझे सुनाओ। तो फिर इब्राहिम सुक्का कहते हैं अच्छा मास्टर साहब। उसने ब्याज वापस लेते हुए सआदत मंदी से गर्दन हिलाई, मतलब खुशी से गर्दन हिलाई, और मखसूस गलत तलफ़ुज़ के साथ अपनी शायरी सुनाने लगा। इब्राहिम सुक्का जो है उसने अपनी ब्याज वापस लेते हुए खुशी खुशी गर्दन हिलाई और मखसूस ख़ास तौर पर गलत तलफ़ुज़ के साथ अपनी शायरी सुनाने लगा। शायर क्या थी, बस कच्चे पक्के ख़यालात को उससे ज़्यादा कच्चे पक्के लफ्ज़ों में ढालने की
बचकाना सी कोशिश थी। मतलब वो शायर क्या थी, कच्चे पक्के ख्यालात को उसने ज़्यादा कच्चे पक्के लफ्ज़ों, मतलब उनका लफ्ज़ जो था वो भी कच्चे पक्के टूटा फूटा लफ्ज़ था, उसको डालने की बचकाना कोशिश थी। देखिए क्या है शायर, आता है याद मुझको तेरा घर की मैं आना, और मेरे नाजुक दिल पर बिजली गिराना। कुछ ऐसे ही महमल और बेवजन अशार से पूरी ब्यास भरी हुई थी। मतलब ऐसे ही कुछ महमल, महमल मतलब होता है जिसका कोई मान नहीं होता है। तो कुछ ऐसे ही महमल और बेवजन अशार से पूरी ब्यास भरी हुई थी। मैंने उसे समझाया तुम्हारे पास ख्यालात तो है। फिर मास्टर साहब कहते हैं मैंने उसे समझाया, किसे, इब्राहिम सुक्का को, तुम्हारे पास जो है ख्यालात तो है, मगर इन ख्यालात को ढालने के लिए मुनासिब अल्फाज नहीं है। मतलब मास्टर साहब कहते हैं तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे अच्छे ख्यालात हैं, लेकिन इन ख्यालात को ढालने के लिए तुम्हारे पास मुनासिब अल्फाज नहीं है। जाहिर है जब तक तुम ढेर सारी किताबें नहीं पढ़ोगे अल्फाज नहीं मिल सकता। मतलब जाहिर सी बात है, जब तक तुम ढेर सारी किताबें नहीं पढ़ लोगे तब तक तुमको अल्फाज नहीं मिल सकते। इसलिए शायर कहने से पहले तुम्हें बहुत सारी किताबें पढ़नी होगी। मास्टर साहब ये बात बोलते हैं, अगर तुमको शायर कहना है तो उससे पहले तुमको ढेर सारी किताबें पढ़नी होगी, ताकि उससे तुमको अल्फाज स्टॉक हो सके, और जब अल्फाज स्टॉक हो जाएगा तो खुद ब खुद शायर लिख सकते हो। तो फिर इब्राहिम सुक्का कहते हैं किताबें तो मैं पढ़ता हूँ, उसने सादगी से कहा। मतलब फिर सादगी से कहा किताबें तो मैं पढ़ता हूँ। तो फिर मास्टर साहब कहते हैं कौन सी किताबें। तो फिर इब्राहिम सुक्का क्या कहते हैं, क़िस्सा नूर नामा, सखावत नामा, क़िस्सा दाई हलीमा, क़िस्सा यूसुफ जुलेखा, क़िस्सा तोता मैना। मतलब इब्राहिम सुक्का कहते हैं ये सब किताब का नाम है, क़िस्सा नूर नामा, सखावत नामा, क़िस्सा दाई हलीमा, क़िस्सा यूसुफ जुलेखा, क़िस्सा तोता मैना, ये सब किताबें मैं पढ़ता हूँ। फिर मास्टर साहब कहते हैं मैंने हाथ उठाकर उसे रोकते हुए कहा नहीं इब्राहिम, इन किताबों से शायरी नहीं आती। फिर मास्टर साहब कहते हैं नहीं इब्राहिम, इन किताबों से शायरी नहीं आती है। तो फिर इब्राहिम सुक्का कहते हैं फिर आप मुझे शायरी सीखने की कोई किताब का नाम बताइए ना, मैं ख़रीद लूँगा। देखिए इब्राहिम सुक्का क्या कहते हैं, आप मुझे शायरी सीखने की कोई किताब का नाम बताइए ना, मैं किताब ख़रीद लूँगा। देखिए उसके अंदर कितना शौक़ था शायरी करने का। फिर मास्टर साहब क्या कहता, अब मैं इस किताब का नाम बताया जिसमें शायरी सीखने के नुस्खे दर्ज हो। मेरे पास दीवाने दाग का एक सस्ता पुराना एडिशन रखा था, मैंने उसे दे दिया और कहा। मतलब इब्राहिम मास्टर साहब कह रहे हैं अब मैं उस किताब का नाम बताता जिसमें शायरी सीखने के नुस्खे दर्ज हो। मेरे पास एक दीवाने दाग का एक सस्ता पुराना एडिशन रखा था, मैंने उसे दे दिया और कहा देखो पुराने शायरों को ऐसे ही दीवान पढ़ो, पढ़ते रहो, तुम्हें शायरी आ जाएगी। फिर मास्टर साहब क्या कहते हैं, देखो पुराने शायरों के ऐसे ही दीवान तुम पढ़ो, पढ़ते रहो, अगर पढ़ते रहोगे तो तुम्हें शायरी आ जाएगी। वाकई इसकी आंखों में चमक सी आ गई। वाकई जब ये बात मास्टर साहब कहते हैं तो इब्राहिम सुक्का की आंखों में चमक सी आ गई, चेहरा रोशन हो गया। मैंने लैंप की मध्यम रोशनी में इसे पहली बार गौर से देखा। मतलब मैंने लालटेन की रोशनी में पहली बार इसे गौर से देखा था। इसका रंग बचपन में यकीनन गोरा रहा होगा। मतलब इसका रंग जो है बचपन में यकीनन गोरा रहा होगा, मगर धूप बरसात में पानी भरते भरते और मौसमों के मद व जजर सहते सहते अब इसका रंग तांबे की मानिंद जल गया था। मतलब मास्टर साहब कह रहे हैं मैंने उसका चेहरा जब देखा था धुंधली लालटेन के धुंधली रोशन में, तो यकीनन उसका चेहरा जो है बचपन में गोरा रहा होगा, मगर धूप बरसात में पानी भरते भरते और मौसमों के बदलते हुए सहते सहते अब इसका रंग जो है तांबे के मानिंद जल गया था। इसके आंखें छोटी और पेशानी तंग थी, गालों की हड्डियां कदरे उभरी हुई थी, गाल में जो हड्डियां होती है वो कदरे उभरी हुई थी, होंठ पतले और खिले हुए थे जिससे उसके सामने के दांतों की लकीर दिखाई दे रही थी। मतलब होंठ जो है उनका पतले और खुले हुए थे जिससे उनके सामने की दांतों की लकीर दिखाई देती थी। गर्दन गैर मामूली लंबी थी, मतलब गर्दन भी उसकी मामूली लंबी थी, मगर कुल मिलाकर वह बहुत मामूली शक्ल व सूरत इंसान था। मतलब कुल मिलाकर बात करें तो वो बहुत ही मामूली शक्ल व सूरत का इंसान था। दीवाने का दाग किताब का नाम क्या है, दीवाने दाग का नुस्खा हाथों में लेकर उसने इधर उधर से उलट पुलट कर देखा और रुक रुक कर एक दो शायर भी पढ़ने की कोशिश की। मतलब दीवाने दाग जो मास्टर साहब किताब देते इब्राहिम सुक्का को, तो उसको वो उलट पुलट कर देखा और रुक रुक कर एक दो शायर भी पढ़ने की कोशिश की। लाख देने का एक देना है दिल बे
क्या ये मास्टर साहब, इसने एक शायर पर उंगली रखते हुए पूछा। मतलब मास्टर साहब एक शायर पर उंगली रखता है, लाख देने का एक शायर है, ये पूरा शायर है, उस पर मास्टर साहब एक हाथ रखते हुआ कहा, क्या क्या ये क्या है मास्टर साहब, इसने एक शायर पर उंगली रखते हुए कहा। इब्राहिम सुक्का मतलब एक शायर पर उंगली रखते हुए कहा, ये क्या है मास्टर साहब। तो फिर मास्टर साहब कहते हैं, लाख देने का एक देना है, दिल मत दुआ दिया तो दिल मत दुआ दिया तो उन्हें बेमुद्दा, यानी क्या है। बेमुद्दा नहीं बेमदआ है। मास्टर साहब कहते हैं बेमुद्दा नहीं होता, बेमदआ है, यानी जिसका कोई मदआ कोई ख्वाहिश ना हो। तो फिर इब्राहिम सुक्का कहते हैं अच्छा अच्छा। फिर उसने मक्ता पढ़ना शुरू किया। दाग को कौन देने वाला था, जो दिया ए खुदा दिया। क्यों मास्टर साहब, ठीक पढ़ा मैंने। मतलब इब्राहिम सुक्का पढ़ते हैं, दाग को कौन दिया, देने वाला तो देने वाला था, जो दिया ए खुदा दिया। क्यों मास्टर साहब, ठीक पढ़ा ने। तो फिर मास्टर साहब कहते ठीक है, पढ़ते पढ़ते। मास्टर साहब फिर कहते हैं ठीक है, अगर पढ़ते रहोगे तो पढ़ते पढ़ते पढ़ना तुमको आ जाएगा। इसने दीवाने दाग और अपनी ब्यास को किसी दस्तावेज़ की तरह अपनी पुरानी थैली में लपेट कर रख लिया और मुझे सलाम करके रुखसत हो गया। मतलब मैंने, मास्टर साहब कहते हैं, मैंने जो दीवाने दाग दिए थे उसको और अपनी ब्यास को किसी दस्तावेज़ की तरह अपनी पुरानी थैली में लपेट कर रख लिया और मुझे सलाम करके रुखसत हो गया। रुखसत मतलब चले गए। क्योंकि एक लड़का मेरे लिए बारी का खाना लेकर आ गया था, मैंने यूं ही इसे रस्मा पूछा। मतलब क्योंकि एक लड़का जो था मेरे लिए बारी का खाना, पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे, बारी मतलब वहाँ जो टीचर रहते थे उसके लिए बारी लगा हुआ था, जो आज उसके यहाँ से खाना आएगा तो कल उसके यहाँ से आया था आता है। तो इसी तरह एक लड़का जो है बारी का खाना लेकर आ गया था, मैंने यूं ही उसे रस्मा पूछा, तुम खाना खाया इब्राहिम। मैंने मतलब ऐसे ही इब्राहिम से पूछा, तुमने खाना खाया इब्राहिम। तो फिर इब्राहिम सुक्का कहते हैं, नहीं मास्टर साहब, अब जाकर रोटी बनाऊंगा। बोम्बल की चटनी दोपहर में बनाया था। मतलब बोम्बल की चटनी मैंने दोपहर में बनाया था, इसी से खा लूँगा। आप खाना खाओ मैं चलता हूँ। मतलब फिर इब्राहिम सुक्का कहते हैं, कि आप खाना खाओ मैं चलता हूँ। और दूसरे दिन सुबह हमारे लिए मशकेज़ से पानी ले आया और मुझे इत्तला दी कि उसने रात में दीवाने दाग की 12 गज़लें पढ़ लिए हैं। मतलब क्या, वो दूसरे दिन सुबह सुबह हमारे लिए मशकेज़े से पानी ले आया और मुझे इत्तला मतलब मुझे बताया कि उसने रात में दीवाने दाग की 12 गज़लें पढ़ लिए हैं, जिनमें से 5 अशार उसे ज़बानी याद हो गए। मतलब 12 गज़लें पढ़े हैं, जिनमें से मुझे 5 अशार जो है ज़बानी याद हो गए। मैंने हूँ हाँ करके उसे टाल दिया। मास्टर साहब कहते हैं, मैंने हूँ हाँ करके, मतलब वो जो बोलते थे इब्राहिम सुक्का, उसके जवाब में हूँ हाँ करके उसे टाल दिया। उसके बाद मुझे भी सुबह के कुछ ट्यूशन मिल गए। मतलब उसके बाद मुझे भी सुबह के कुछ ट्यूशन मिल गए और मैं मसरूफ़ हो गया। गांव की गलियों में ट्यूशन या स्कूल आते जाते वो कभी कभार पानी का मशक़ा लिए घरों के डेवरिया चढ़ता उतरता नज़र आ जाता था। मतलब जब मैं ट्यूशन गांव के गली में ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाते थे तो कभी कभार पानी का मशक़ा लिए घरों के देवरिया पर चढ़ता या उतरता नज़र आ जाता था। मुझ पर नज़र पड़ती तो दूर से ही सलाम के लिए हाथ उठा देता था। मतलब मास्टर साहब कहते हैं, जब मुझ पर उसका नज़र पड़ता था इब्राहिम सुक्का का, तो दूर से ही सलाम के लिए हाथ उठा देते थे, मास्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल उस रोज़े के बाद, मतलब उस दिन के बाद उसने अपनी शायरी का जिक्र भी नहीं किया। मतलब बहरहाल उस दिन के बाद उसने अपनी शायरी का जिक्र भी नहीं किया। एक दिन मैं अपने कमरे में अकेला था। फिर मास्टर साहब कह रहे हैं, एक दिन मैं अपने कमरे में अकेला था। अमीर अली तवील रुखसत पर अपने गांव गए हुए थे। मतलब अमीर अली जो थे वो लंबी छुट्टी पर अपने गांव गए हुए थे। मैं दोपहर में बारी का खाना खाकर बैठा ही था कि इब्राहिम आ गया। मतलब मैं दोपहर में बारी का खाना खाकर ही बैठा था कि इब्राहिम आ गया। इसके कपड़े गीले हो रहे थे और चेहरा पसीने से तर था। उसने बताया, मास्टर साहब, आपको आज शाम में बेदार खान विश मुख के यहाँ खाने की दावत है। मतलब इब्राहिम सुक्का कह रहे हैं, मास्टर साहब, आपको आज शाम बेदार खान देशमुख के यहाँ खाने की दावत है। बेदार खान देशमुख कौन है? जिससे इब्राहिम सुक्का प्यार करता है, उसका भाई है। आगे आप लोग पढ़िएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है। और ये अपने भाई बहन को मारकर कुआं में फेंक देता है, जिसके कारण इब्राहिम सुक्का का भी मौत हो जाता है। आप लोग पूरा पढ़िएगा, लास्ट में आपको रोना आ जाएगा। तो इब्राहिम सुक्का क्या कहते हैं, मास्टर साहब, आपको आज शाम में बेदार खान देशमुख के यहाँ खाने की दावत है।
धूरन गांव में एक चलन था, मतलब धूरन गांव में एक रिवाज था, जब भी किसी के घर में अपने बच्चों को ट्यूशन रखवाना होता वह मास्टर साहब को खाने पर मदऊ करता। मतलब जब भी धूरन गांव में एक रिवाज था, जब भी किसी के घर में अपने बच्चे को ट्यूशन रखवाना होता तो वो मास्टर साहब को खाने पर दावत देता था, और खाने खाने के दौरान ही ट्यूशन की बात भी तय हो जाती थी, और खाना खाने के बीच ही ट्यूशन की बातचीत हो जाती थी। मुझे ये रिवाज अच्छा लगा था, मास्टर साहब कहते हैं। बेदार खान देशमुख गांव की मस्जिद का मुतवली था। गांव में उसकी कपड़ों की दुकान थी। बेदार खान देशमुख की गांव में जो है कपड़ों की दुकान थी। अक्सर आते जाते इस दुकान के काउंटर पर एक तरस रू शख्स को देखा था, जिसकी भुएं कमान की तरह खींची हुई थी, आंखें शराबियों की तरह चढ़ी हुई रहती थी, इसका निचला होंठ होंठ के तरह लटका हुआ था। किसी ने मुझे बताया था कि यही बेदार खान देशमुख मतलबी है। मतलब मास्टर साहब कह रहे हैं किसी ने मुझे बताया था यही बेदार खान देशमुख है। इस शख्स को देखकर मेरी तबीयत काफ़ी बदमज़ा हो गई। मतलब उस शख्स को, बेदार खान देशमुख जो है, उस शख्स को देखकर मेरी तबीयत जो है काफ़ी बदमज़ा हो गई थी। इसी बेदार खान देशमुख ने खाने पर बुलाया था तो गोया ट्यूशन पर मुबलाया था। जी में आया एक बारगी इनकार कर दूँ। मतलब जी में आया एक बार इनकार कर दूँ, मगर साथ ही मुझे इसके बारे में ये भी मालूम था कि बेहद कीना पर परवर शख्स है। अगर किसी से खफा हो जाए और इसके पीछे पड़ जाए तो फिर कब्र ही में उसे पनाह मिल सकती है। मतलब क्या है? मतलब जी में उसका आया कि एक बार मना कर दो, लेकिन वो ऐसा शख्स है अगर किसी से नफ़रत करता है तो उसका ऐसा पीछा पड़ जाता है कि कब्र में ही उससे पनाह मिल सकती है। लोगों ने बताया कि दुरन गांव में रह कर बेदार खान देशमुख को नाराज़ करना सांप के बिल में हाथ डालने के मुतरादिफ था। मतलब लोगों ने बताया था अगर धूरन गांव में रहकर बेदार खान दुख को नाराज़ कर दिया तो सांप के बिल में हाथ डालने के जैसा है। इसलिए मैंने मुस्तलहद बेदार खान देशमुख की दावत कबूल की। मतलब मजबूरी में मैंने बेदार खान देशमुख की दावत कबूल कर ली। इब्राहिम सुक्का अक्सर गांव के लोगों के दरमियान पैगाम रसानी का काम भी अंजाम दिया करते थे। इब्राहिम सुक्का जो है गांव के लोगों के बीच पैगाम रसानी का काम भी अंजाम दिया करते थे, क्योंकि भिस्ती होने का नाते इब्राहिम गांव के अक्सर लोगों से राब्ता था। भिस्ती का मतलब होता है पानी पिलाने वाला। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो भिस्ती होने के नाते इब्राहिम जो है गांव के अक्सर लोगों से राब्ता था, मतलब अक्सर लोगों से जान पहचान था। मुझे बेदार खान देशमुख का पैगाम देकर जब इब्राहिम जाने लगा तो अचानक मुझे याद आया, आज बारी में जो खाना आया था उसमें से खासा खाना बच गया है। मतलब आज बारी में जो खाना आया था उसमें बहुत खाना बच गया है। मैंने सोचा शाम को फिर ताज़ा बारी आ जाएगी। मैंने सोचा था शाम को फिर दूसरा बारी आ जाएगी। ख्वाह मखा बचा हुआ खाना ख़राब करने के बजाय इब्राहिम को क्यों ना दे दिया जाए। मैंने कहा, मतलब मास्टर साहब कहते हैं ख्वाह मखा जो खाना बचा हुआ है ख़राब होने से अच्छा इब्राहिम को दे दिया जाए। तो फिर मास्टर साहब कहते हैं इब्राहिम देखो इस बर्तन में थोड़ा सा खाना बचा है, तुम खा लो या साथ ले जाना चाहो तो ले जाओ, मगर बर्तन शाम तक वापस ले आना। मतलब मास्टर साहब इब्राहिम से कहते हैं देखो इस बर्तन में थोड़ा सा खाना बचा है, तुम खा लो या साथ ले जाना चाहो तो ले जाओ, मगर बर्तन शाम तक वापस ले आना। इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया। इब्राहिम इसका मास्टर साहब का बात सुनकर कोई जवाब नहीं देता है। वह जाते जाते रुक गया और गर्दन झुकाए चुपचाप खड़ा हो गया। मैंने दोबारा कहा इब्राहिम क्या सोचने लगे भाई, वो खाना ले जाओ। उसने गर्दन उठाए बगैर नज़र अपने पैर की अंगूठे पर जमा कर कहा। मतलब उसने गर्दन उठाया भी नहीं और अपनी नज़र जो है पैर के अंगूठों पर जमा कर कहा मास्टर साहब आप बुरा मत मानना, एक बात बोलूँ। फिर मतलब इब्राहिम सुक्का कहते हैं मास्टर साहब आप बुरा मत मानना, एक बात बोलूँ। तो फिर मास्टर साहब कहते हैं हाँ हाँ बोलो क्या बात है। मुझे इसके रुपये पर ताज्जुब हो रहा था। मास्टर साहब ने मैं ऐसा बचा खाना नहीं खाता। फिर इब्राहिम सुक्का कहते हैं मास्टर साहब मैं ऐसा बचा खाना नहीं खाता। फिर मास्टर साहब क्या कहते हैं क्या मेरी आंखें हैरत से फैल गई। मतलब मास्टर जब इब्राहिम सुक्का कहते हैं जब मास्टर साहब मैं ऐसा बच्चा खाना नहीं खाता, तो फिर मास्टर साहब की आंखें जो है हैरत से फैल गई। तो फिर इब्राहिम सुक्का कहते हैं हाँ मास्टर साहब मुझको माफ़ करना, मैं ऐसा खाना नहीं खाता। अगर मैं गांव से ऐसा खाना जमा करूँ तो रोज़ अच्छे
रोज 6 आदमी का खाना जमा हो जाएगा, मगर मैं ऐसा खाना नहीं लेता। इब्राहिम सुक्का क्या कहते हैं? हाँ मास्टर साहब, मुझको माफ़ करना, मैं ऐसा खाना नहीं खाता। अगर गांव से ऐसा खाना जमा करूँ तो रोज़ 6 आदमी का खाना जमा हो जाएगा। 1 मिनट रुक जी। इब्राहिम सुक्का क्या कह रहे थे? जहाँ मास्टर साहब, मुझको माफ़ करना, मैं ऐसा खाना बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ। अगर मैं ऐसा खाना खाना जमा करना शुरू कर दूँ तो रोज़ 6 आदमी का खाना जमा हो जाए, मगर ऐसे खाना नहीं लेता। मेरे बाप ने मरते वक्त मुझसे कहा था, इब्राहिम, जब तक हाथ पाँव में ताकत है मेहनत से रोटी खाना। मतलब इब्राहिम सुक्का कह रहे हैं, मेरे बाप जो है मरते वक्त मुझसे कहा था, इब्राहिम, जब तक तुम्हारे हाथ पाँव सही है, हाथ पाँव में ताकत है, मेहनत से रोटी खाना। तो फिर मास्टर साहब कहते, ओहो, अच्छा अच्छा। मुझे फौरी तौर पर इस बात का जवाब देने के लिए अल्फाज नहीं सूझ रहा था। मतलब मुझे तो फ़ौरन इस बात का जवाब देने के लिए बिल्कुल भी अल्फाज नहीं समझ में आ रहा था। मैं एकदम से चुप हो गया। मास्टर साहब कह रहे हैं, मैं एकदम से चुप हो गया। इब्राहिम सुक्का इसी तरह गर्दन झुकाए चला गया, मगर जाते जाते मेरे वजूद को मतजलील कर गया। इस जाहिल, कम सवाद, कम अकल और कम हैसियत शख्स ने एक झटके से मेरी खाल खींचकर मुझे एक लख्त नंगा कर दिया था। मतलब क्या कह रहे हैं मास्टर साहब? जो एक जाहिल, कम सवाद, कम अकल और कम हैसियत शख्स ने एक झटके में मेरी खाल खींचकर मुझे एक लख्त नंगा कर दिया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पूरे वजूद के गर्दाइंट माँ के तार लपटे हुए थे। इब्राहिम सुक्का ने अचानक माचिस की तीली जलाई और मुझे खबरदार किया कि देखो, तुम बारूद के ढेर पर बैठे हो। फिर इससे पहले मैं संभलता, इसने माचिस की तीली को फूंक कर बुझा दिया और मेरे खौफ तनज से हंस। उसने फ- उसने कलीता नहीं लगाया, मगर ये जता गया कि मुझे किसी लम्हा भक से उड़ सकता हूँ। मैं पूरा दिन मस्तरब रहा। आखिर मैंने शाम होते होते फैसला कर लिया कि मैं बेदार खान देशमुख के घर दावत में नहीं जाऊंगा। मतलब जब इब्राहिम सुक्का उसको ये बात कहता है तो उसको बहुत ज़्यादा हैरत होता है, और वो सोचता है, पूरा दिन जब सोचता है तो शाम होते होते उसने फैसला करता है कि आखिर मैं बेदार खान देशमुख के घर दावत नहीं जाऊंगा। मैंने घर पर आने वाली बारी का खाना भी बंद करा दिया था। मैं मतलब मेरे घर पर जो बारी का खाना आता था उसको भी बंद करा दिया, और कमरे पर खुद अपने हाथ से खाना बनाकर खाने लगा। मैंने ट्यूशनों के लिए भी कोई तग दूध नहीं की। 4-5 बच्चे शाम में कमरे पर ही ट्यूशन के लिए आ जाते थे। मतलब 4-5 बच्चे जो है शाम में रूम पर ही ट्यूशन के लिए आ जाते हैं। कमरे मतलब रूम होता है। मैंने उन्हें पर इत्तेफाका कर लिया, मतलब मैंने उसी पर यह कर लिया था। जब मैं अमीर अली छुट्टियों से लौटे तो उन्होंने मेरी इस आक़िबत और नाअंदेशी पर बड़ा ओलाया मचाया। मैंने उन्हें बेहतर समझाने की कोशिश की, मगर वह इस कदर बर्दाश्त हुए कि कमरा ही छोड़कर चले गए और दूसरी जगह किराए पर कमरा लेकर रहने लगा। मतलब जब अमीर अली आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खफा होते हैं, लेकिन मैं उसको, मास्टर साहब कहते हैं, लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा समझाया, लेकिन वो नहीं समझे और कमरा छोड़कर चले गए और दूसरी जगह किराए पर कमरा लेकर रहने लगा। मतलब दूसरी जगह किराए पर रूम लेकर रहने लगे। एक दिन इब्राहिम ने मुझसे डरते झिझकते पूछा, मास्टर साहब, आपने गांव की बारी क्यों बंद कर दी? मतलब एक दिन इब्राहिम का जो है वो डरते हुए झिझकते हुए फिर से मास्टर साहब से पूछता है, मास्टर साहब, आपने गांव की बारी क्यों बंद कर दी? मैंने उसे गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम किसी का दिया हुआ खाना क्यों नहीं खाते? दिए हुए खाने में और बारी के खाने में फ़र्क है ना मास्टर साहब? फिर मतलब इब्राहिम सुक्का कहते हैं, दिए हुए खाने और बारी के खाने में फ़र्क है ना मास्टर साहब? तो फिर मास्टर साहब कहते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। अगर फ़र्क है तो सिर्फ इतना है कि बचा हुआ खाना घर पर जाकर लिया जाता है और बारी का खाना घर पर पहुंचा दिया जाता है। मतलब मास्टर साहब कहते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। अगर फ़र्क है तो सिर्फ इतना फ़र्क है कि बचा हुआ खाना जो होता है घर पर जाकर लिया जाता है और बारी का खाना जो होता है घर पर पहुंचा दिया जाता है। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मतलब फिर मास्टर साहब कहते हैं, इब्राहिम सुक्का ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। शायद जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, शायद जवाब देना उसको मुनासिब नहीं समझा, और गर्दन झुकाकर वापस चला गया। और 2 दिन बाद मैं ट्यूशनों से फारिग होकर शाम के लिए खिचड़ी
पगार रहा था कि इब्राहिम कमरे में दाखिल हुआ। मतलब 2 दिन के बाद मैं 2 दिन के बाद मैं ट्यूशनों से फारिग होकर शाम के लिए खिचड़ी पका रहा था। इब्राहिम जो है मेरे कमरे यानी कि मेरे रूम में दाखिल हुआ। मिट्टी के तेल की धुंधली रोशनी में मैंने देखा कि इसके हाथ में कोई चीज़ दबी है। मैं समझा इस पर वह दोबारा शायरी का भूत सवार हुआ है और वह फिर इस्लाह के लिए आया है। मतलब उसके हाथ में कुछ चीज़ दबी हुई थी। तो मास्टर साहब कहते हैं मैं समझा इस पर दोबारा शायरी का भूत सवार है और वह फिर इस्लाह के लिए आया है। तो फिर इब्राहिम सुक्का कहते हैं मास्टर साहब आपके लिए चावल की रोटी और बम्बल की चटनी लाया हूँ, खाएंगे ना? मैंने खुद बनाई है। मतलब इब्राहिम सुक्का क्या कहते हैं, मास्टर साहब आपके लिए चावल की रोटी और बम्बल की चटनी लाया हूँ, खाएंगे ना? मैंने खुद बनाई है। तो फिर मास्टर साहब कहते हैं अरे मगर मैंने तो खिचड़ी चोखे चूल्हे पर चढ़ा दी है, तुमने क्यों तकलीफ़ की? मास्टर साहब कहते हैं अरे मगर मैंने तो खिचड़ी जो है चूल्हे पर चढ़ा दी है, तुमने क्यों तकलीफ़ की? तो फिर इब्राहिम सुक्का कहते हैं क्या करूं मास्टर साहब, मेरी खुली बहुत छोटी है, मैं नहीं तो मैं खाना खाने आपको अपने घर बुलाता। मतलब मेरी घर जो है बहुत छोटी है, नहीं तो मैं खाना खाने के लिए आपको अपने घर बुलाता। इसके लहजे में शौक़ के साथ दबी दबी हसरत भी थी। किसी दिन मैं तुम्हारे घर आकर खाना खाऊंगा, बैठो लाओ तुम्हारी रोटी दो। मतलब मास्टर साहब कहते हैं किसी दिन तुम्हारे घर आकर मैं खाना खाऊंगा, आओ बैठो लाओ तुम्हारी रोटी दो। इस दिन मैंने उसे ज़बरदस्ती खाने पर रोक लिया। पहले तो इसने मना किया मगर मेरे इसरार पर मान गया। खाना खाते हुए मैंने इसकी रोटी और बम्बल की चटनी की तारीफ़ करता रहा और वो मेरी खिचड़ी की। अचानक उसने पूछा, मतलब उस दिन मैंने उसे ज़बरदस्ती जो है खाना पर रोक लिया था। मास्टर साहब कहते हैं इब्राहिम सुक्का को मैंने खाना पर ज़बरदस्ती उस दिन रोक लिया था। पहले तो उसने मना किया था मगर फिर मान गया था। आखिर खाना खाते हुए मैंने उसकी रोटी और बम्बल की चटनी की तारीफ़ करता रहा और वो मेरी खिचड़ी की तारीफ़ करता रहा। अचानक उसने पूछा, क्या पूछा देखते हैं। मास्टर साहब आपकी शादी हो गई? इब्राहिम सुक्का देखिए क्या पूछता है, मास्टर साहब आपकी शादी हो गई है? तो फिर मास्टर साहब कहते हैं नहीं, होने वाली है, मंगनी हो गई है। तो फिर इब्राहिम सुक्का कहते हैं अच्छा अच्छा। और फिर मास्टर साहब कहते हैं और तुम्हारी? तो फिर इब्राहिम सुक्का कहते हैं अरे मैं ठहरा एक मामूली पानी भरने वाला गवार भिश्ती, मेरे को कौन लड़की देगा? देखिए मतलब इब्राहिम सुक्का मास्टर साहब से पूछ के शादी हो गई, तो मास्टर साहब कहते हैं नहीं मेरी मंगनी हो चुकी है। और तुम्हारी? तो इब्राहिम सुक्का फिर क्या कहते हैं अरे मैं ठहरा एक मामूली पानी भरने वाला गवार भिश्ती, मेरे को कौन लड़की देगा? तो फिर इब्राहिम मास्टर साहब कहता है तुम्हारा कोई अजीज़ रिश्तेदार नहीं है? तो फिर इब्राहिम सुक्का कहते हैं नहीं, वैसे भी तो गरीब आदमी का बस अल्लाह बेली होता है। इब्राहिम सुक्का देखिए कितना बड़ा बात बोलकर चले गए, नहीं वैसे तो गरीब आदमी का बस अल्लाह ही बेली होता है। तो फिर मास्टर साहब कहते हैं अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़की हो तो बताओ, मैं चलकर तुम्हारी तरफ से बात करूंगा। मास्टर साहब उससे कहते हैं इब्राहिम से अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है तो तुम बताओ, बस मैं चलकर तुम्हारे तरफ से बात करूंगा। फिर इब्राहिम सुक्का कहते हैं नहीं कोई नहीं है। मैंने देखा कि अचानक वह कुछ बेचैन सा हो गया, उसका चेहरा जर्द पड़ गया। मतलब ये बात बोलकर उसका चेहरा जो है एकदम ठंडा गया, वो अचानक सा बेचैन हो गया था। फिर मास्टर साहब पूछते क्या बात है इब्राहिम? मैंने उसे गौर से देखते हुए पूछा। फिर इब्राहिम कहता कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम कुछ छुपा रहे हो। फिर मास्टर साहब कहते हैं तुम कुछ छुपा रहे हो? तो वो गर्दन झुकाए खामोश बैठा था। अरे भाई शर्माते क्यों हो, बताओ ना क्या बात है? मास्टर साहब कहते हैं अरे भाई शर्माते क्यों हो, बताओ ना क्या बात है? फिर इब्राहिम कहते हैं कुछ नहीं मास्टर साहब, मैं चलता हूँ। वो अचानक उठकर खड़ा हो गया और गर्दन झुकाए झुकाए ही बाहर निकल गया। मुझे इसके रवैये पर हैरानी थी, यकीनन कोई ऐसी बात थी जिसने इसे अचानक मुस्तरब कर दिया था। मतलब मास्टर साहब कह रहे हैं मुझे इसकी रवैये पर हैरानी थी, यकीनन कोई तो ऐसी बात थी जिसने अचानक मुस्तरब कर दिया था। जिक्र शादी और लड़की का चल रहा था, शायद बेचारे को अपनी कम मायगी महरूमी और अकेलेपन का एहसास हो गया था। मुझे अफसोस भी हुआ कि मैंने ख्वाह-मख्वाह इससे लड़की का जिक्र छेड़ा, मगर शादी का तज़किरा तो खुद इसी ने किया था। मतलब मास्टर साहब बोल रहे हैं मुझे अफसोस भी हुआ कि मैंने ख्वाह-मख्वाह इससे लड़की का जिक्र छेड़ा, मगर शादी का तज़किरा जिक्र जो है वो तो खुद ने किया था। दूसरे दिन वो पानी का मशकेज़ा लेकर आया, मुझे सलाम करके मटके और बाल्टी में पानी डालकर जाने लगा तो मैंने उसे टोक दिया।
इब्राहिम क्या बात है, तुम रात में अचानक उठकर चले गए, मेरी कोई बात तुम्हें बुरी तो नहीं लगी। मतलब मास्टर साहब कह रहे हैं इब्राहिम क्या बात है, तुम रात को अचानक उठकर चले गए, मेरी कोई बात तो तुम्हें बुरी नहीं लगी। तो फिर इब्राहिम कहते हैं नहीं मास्टर साहब ऐसी बात नहीं है। इसने आस्तीन से अपनी पेशानी, मतलब आस्तीन समझते हैं कुर्ता का जो ये होता है, उससे अपनी पेशानी का पसीना पोंछते हुए कहा नहीं मास्टर साहब ऐसी बात नहीं है, आपकी बात का मैं कभी बुरा नहीं मान सकता, चलता हूँ। मतलब इब्राहिम सुक्का ये कहते हुए चला गया जो नहीं मास्टर साहब ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी बात का मैं कभी बुरा नहीं मान सकता। वो बाहर निकल गया मगर मैंने उसके लहजे में छुपे किसी अनजान दुख की लर्जिश को महसूस कर लिया। 3-4 रोज़ गुजर गए। इब्राहिम अपने वक्त वक्त पर आता, मटका और बाल्टी भरता और चुपचाप चला जाता। उसके रवैये में अजीब तब्दीली आ गई, मतलब उसके रवैये में जो है अजीब तब्दीली आ गई थी। मैंने भी उसे मज़ीद खरीद खरीदता अच्छा नहीं समझा, मतलब मैंने उसे बार बार पूछना अच्छा नहीं समझा। एक रात अचानक मेरी आंख खुल गई, मतलब एक रात हुआ यूँ कि एक मेरी अचानक आंख खुल गई। कौन कह रहा है, मास्टर साहब यानी कि सलाम बिन रज़ाक। दूसरे से किसी किस्म की शोर की आवाज़ आ रही थी, मतलब दूर से किसी किस्म की शोर की आवाज़ आ रही थी, जैसे कुछ लोग बेक वक्त ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हो। बीच में किसी की चीख भी सुनाई दी, मतलब बीच में किसी की रोने की आवाज़ भी सुनाई दी। फिर धीरे धीरे वो आवाज़ दब गई और मैं भी जल्द ही सो गया, मतलब फिर धीरे धीरे वो आवाज़ कम हो गया और मैं भी जल्दी ही सो गया। दूसरे दिन सुबह जब मैं स्कूल गया तो अमीर अली ने बताया रात में बेदार खान देशमुख के घर पर चोर घुस आया था। मतलब दूसरे दिन जब मैं सुबह गया, मास्टर साहब कह रहे हैं दूसरे दिन जब सुबह हुआ तो मैं स्कूल गया तो अमीर अली बताया था कि रात में बेदार खान देशमुख के घर में चोर घुस आया था, मगर घर वालों की आंख खुल गई और वह दीवार फांद कर भाग गया। कुछ लोगों ने उसका पीछा भी किया मगर वो हाथ नहीं आया। मैंने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। मेरे लिए ये बात एक ख़बर से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थी, मतलब मेरे लिए ये बात जो है एक ख़बर मतलब जानकारी से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थी। क्या हुआ क्यों हुआ उससे मुझे क्या लेना देना, यही बात मास्टर साहब कह रहे हैं। सोचा इब्राहिम से तफसील का इल्म होगा, मतलब सोचा इब्राहिम से अच्छा से इल्म का तफसील से मतलब आराम से पूरा इल्म होगा। मगर इस रोज़ इब्राहिम पानी लेकर नहीं आया, मतलब उस रोज़ जो है इब्राहिम पानी लेकर नहीं आया। मुझे कहीं से दास्तान अमीर हमज़ा का एक पुराना नुस्खा मिल गया था, मुझे जो है कहीं से दास्तान अमीर हमज़ा का एक पुराना नुस्खा मिल गया था। मैं ट्यूशन और खाने से फारिग होकर रात में देर तक इसका मुताला करते रहा। मास्टर साहब कह रहे हैं मैं ट्यूशन और खाने से फारिग होकर रात में देर तक इसका मुताला करता रहा। फिर जाने कब आंख लग गई। सुबह आंख खुली तो टन 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 स्कूल की घंटी बज रही थी, या स्कूल की घंटी की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई थी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा और स्कूल पहुंचा। दुआ ख़त्म हो रही थी, मतलब तराना होता है, तराना के बाद दुआ होती है, तो वही दुआ ख़त्म हो रही थी। मैं चुपचाप जाकर अमीर अली के बगल में खड़ा हो गया। दुआ में सिर्फ 25-30 बच्चे थे। दुआ में कितना बच्चे थे, मात्र 25-30 बच्चे थे। मैंने अमीर अली से पूछा क्या बात है, आज बच्चों की तादाद बहुत कम है। अमीर अली ने हस्बो आदत मुस्तबद अंदाज में इधर उधर देखते हुए धीरे से कहा आपको कुछ नहीं मालूम। तो फिर मास्टर साहब कहते हैं क्या, मैंने ताज्जुब से पूछा क्या। तो फिर अमीर अली कहते हैं कल रात बेदार खान देशमुख की बहन कुएं में गिर कर मर गई। मतलब फिर अमीर अली कहते हैं कल रात बेदार खान देशमुख की बहन जो है कुएं में गिर कर मर गई, और ये उसकी बहन जो है इसी से इब्राहिम का प्यार करता था। पूरा कहानी आप थोड़ा सा बचा है, अगर आप लोग पढ़िएगा तो लास्ट में आपको रोना आ जाएगा। तो फिर मास्टर साहब कहते हैं क्या, मेरा मुंह पूरी तरह हैरत से खुल गया, मतलब मेरा मुंह जो है पूरी तरह हैरत से खुल गया। बेदार खान के घर पुलिस आई है, पंचनामा हो रहा है। मतलब अमीर अली कह रहे हैं बेदार खान के घर पुलिस आई है और पंचनामा हो रहा है। मैंने बेदार खान देशमुख की बहन को नहीं देखा, मतलब फिर मास्टर साहब कहते हैं मैंने बेदार खान देशमुख की बहन को नहीं देखा था, मगर एक खूबसूरत जवान औरत का हवेलिया सा जहन में लहरा कर डूब गया। मगर ये कैसे हुआ, फिर मास्टर साहब कहते हैं मगर ये हुआ कैसे। तो फिर अमीर अली कहते हैं सही बात तो किसी को नहीं मालूम, मगर लोगों का कहना है कि कल रात इनके घर में जो चोर घुसा था वो कोई और नहीं, बेदार खान देशमुख की बहन का आशिक था। मतलब फिर अमीर अली क्या कह रहे हैं, सही बात तो किसी को नहीं मालूम
मगर लोगों का कहना है कि कल रात इनके घर में जो चोर घुसा था वो कोई और नहीं, बेदार खान देशमुख के बहन का आशिक था। वह तो भाग गया, मगर बेदार खान ने उसका नाम मालूम करने के लिए अपनी बहन को बहुत मारा पीटा। मतलब वो तो जो चोर था वो तो भाग गया, मगर बेदार खान जो है उसका नाम मालूम करने के लिए अपनी बहन को बहुत मारा पीटा। उसने नाम नहीं बताया, मतलब उसकी बहन जो है नाम नहीं बताया। लोग कहते हैं कि मारपीट से तंग आकर उसने खुदकशी कर ली, मतलब उसकी बहन जो है मारपीट से तंग आकर खुदकशी कर ली। अमीर अली चंद लम्हों कोरे के इधर उधर देखा, फिर आहिस्ता से सरगोशी की। और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि उसे कुएं में डुबोकर मार डाला गया। वल्लाह आलिम है, मतलब अल्लाह बेहतर जाने। मतलब कुछ लोगों का कहना है कि उसे कुएं में डुबाकर मार दिया गया है, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है, अमीर अली कहते हैं। अमीर अली एकदम से चुप हो गए। अमीर अली ये बात कहकर एकदम से चुप हो गए, क्योंकि स्कूल इंचार्ज बदरुद्दीन हमारी तरफ आ रहे थे। मतलब स्कूल इंचार्ज कौन थे? बदरुद्दीन, जो हमारी तरफ आ रहे थे। बदरुद्दीन साहब करीब आ गए तो उन्होंने हम दोनों से मुखातिब होकर कहा, आज हाज़िरी बहुत कम है। फिर खुद ही हाथ मलते हुए बरबराए। मतलब बदरुद्दीन साहब करीब आ गए और तो उन्होंने हम दोनों के, मतलब अमीर अली और मास्टर यानी कि सलाम बिन रज़ाक साहब के तरफ मुखातिब होकर कहा, आज हाज़िरी बहुत कम है। फिर खुद ही हाथ मलते हुए बरबराए। बस थोड़ा सा और बच गया, थोड़ा सा। जो कुछ हुआ बुरा हुआ, एक मासूम की जान चली गई। क्या उम्र थी मरहुमा की? मैंने यूं ही पूछ लिया। मतलब मास्टर साहब कहते हैं, जो कुछ हुआ बुरा हुआ, एक मासूम की जान चली गई। क्या उम्र थी मरहुमा की? मैंने यूं ही पूछ लिया। यही 30-32 के आसपास होगी। गैर शादीशुदा थी, मतलब 30-32 साल की उम्र थी और शादीशुदा नहीं थी। यही तो अलमिया है। बेदार खान का खौफ लोगों पर कुछ ऐसा कि कोई रिश्ता लेकर आने की ज़रूरत ही नहीं करता। मतलब बेदार खान का इतना ज़्यादा खौफ था कि कोई रिश्ता लेकर इनके घर पर आने की हिम्मत ही नहीं करता। दो एक रिश्ते आए भी थे तो बेदार खान ने ये कहकर ठुकरा दिया कि हमारे हम रुतबा नहीं है, हमारे हम रुतबा नहीं है। खुदा गुरूर को कभी पसंद नहीं करता, खुदा जो है गुरूर को कभी पसंद नहीं करता। मगर जनाब बेदार खान देशमुख की गुरूर की सज़ा इस मासूम को भुगतनी पड़ी। खुदा का ये कैसा इंसाफ है। मतलब अमीर अली कहते हैं, मगर जनाब बेदार खान देशमुख की गुरूर की सज़ा इस मासूम को भुगतनी पड़ी। खुदा का ये कैसा इंसाफ है। मैंने कदर तलख्ती से कहा, इन दोनों नियाज़ फ़तहपुरी की तसनीफ़ मन विज़ा मेरे मताला में थी और मेरे ख़यालात में दहरियत के जरासीम दाखिल होने लगे थे। खुदा की मसलिहत खुदा ही बेहतर जानता है। खुदा की मसलिहत जो है खुदा ही बेहतर जानता है। हमारी क्या मजाल कि उसकी तह तक पहुँच सके। बदरुद्दीन साहब ने फ़ैसला सुना दिया और ऑफिस रूम की तरफ मुड़ गए। हमारे लिए भी इशारा था कि अपनी अपनी क्लासों में चले जाएं। मतलब हमारी तरफ भी इशारा था बदरुद्दीन साहब का कि अपनी अपनी क्लासों में चले जाए। ट्यूशन के बच्चे जा चुके थे, बाहर अंधेरा फैला गया था। तबीयत में अजीब कसल मंदी थी। उठकर कुछ पकाने को जी नहीं कर रहा था, मतलब उठकर कुछ पकाने को जी नहीं कर रहा था। कोई ख़ास भूख भी नहीं थी। सोचा दूध रखा हुआ है, उसी को गर्म कर कर पी लूँगा। मतलब मास्टर साहब कहते हैं कुछ ख़ास भूख भी नहीं थी। मैं सोचा दूध रखा हुआ है, उसी को गर्म कर कर पी लूँगा। इतने में किसी की पुकार सुनाई दी। गांव के बांगी साहब आवाज़ लगा रहे थे, मैयत तैयार है। मैं अभी तक, मतलब इतने में किसी की पुकार सुनाई दी। गांव के बांगी साहब आवाज़ लगा रहे थे कि मैयत तैयार है। मैं अभी तक किसी भी मैयत में शरीक नहीं हुआ। तो मास्टर साहब कह रहे हैं, मैं अभी तक किसी भी मैयत में शरीक नहीं हुआ था, लेकिन जाने क्यों इस मैयत में शरीक होने की ख्वाहिश को मैं दबा नहीं सका। मतलब मैं आज तक किसी की मैयत में शरीक नहीं हुआ था इस गांव में, लेकिन जाने क्यों इस मैयत में मुझे शरीक होने की ख्वाहिश को मैं दबा नहीं सका। मैंने चप्पल पहने और दरवाज़ा बंद किया और बेदार खान देशमुख के घर की तरफ चल पड़ा। गलियां अंधेरे में डूबी थी। नौकरों पर प्रोग्राम पंचायत की तरफ से मिट्टी के तेल की लालटेन लगाई गई थी, मगर इनकी रोशनी इस कदम रदम थी कि
इसमें गली या सड़क की सिर्फ सीमित का तयन किया जा सकता था। मैं अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखता हुआ बेदार खान देशमुख के घर के करीब पहुंच गया। मतलब मैं जो है मास्टर साहब कह रहे हैं, मैं अंधेरे में आंख फाड़ फाड़ कर देखता हुआ बेदार खान देशमुख के घर के करीब पहुंच गया। मैंने दूर से ही देख लिया कि वहाँ गैस के 3-4 हैंडलों रोशन थे। इन हैंडलों की रोशनी में सफ़ेद करते पैजामा पहने, लुंगियाँ बांधे और सरों पर टोपियाँ ओढ़े, रुमाल बांधे कई परछाइयाँ डोल रही थी। मैं करीब पहुँचते पहुँचते जनाजा उठा लिया गया था। मतलब मैं जब करीब पहुँचा तो जनाजा उठा लिया गया था और बांगी साहब कलमाए शहादत का नारा बुलंद करते हुए आगे आगे चलने लगा। मतलब बांगी साहब जो होता है वो कलमाए शहादत का नारा बुलंद करते हुए आगे आगे चलने लगे। इनके एक शख्स पर गैस का हैंडलू लाए चल रहा था। 2-3 लोग गैस के हैंडलू सर पर उठाए जनाजे के दाएं बाएं चलने लगे। मैं भी जनाजे की भीड़ में शामिल हो गया। गैस के हैंडलू मतलब पहले के ज़माना में लाइट का तो बंदोबस्त था नहीं, तो मतलब गैस का वो आप लोग देखे होंगे शादी ब्याह में गैस का एक वो लगाया जाता, क्या कहते हैं पता नहीं, वो तो 2-3 लोगों के कंधे में जनाजे के दाएं और बाएं शायद चलने लगे थे। मैं भी जनाजे के भीड़ में शामिल हो गया। मास्टर साहब कह रहे हैं कब्रिस्तान की कच्ची सड़क शुरू हो गई थी। कब्रिस्तान आने की जो कच्ची सड़क थी वो शुरू हो गई थी। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त ऐसा थे, जो ही जनाजा दरख्तों के दरमियान से गुजरने लगा, दरख्तों की घनी छांव में बसेरा करने वाले परिंदा फरफराने लगे। उनकी फरफराहट से लगा जैसे पूरी फ़ज़ा में एक इज़्तिराब सा फैल गया हो। रात का अंधेरा, सड़क के दोनों तरफ घने दरख्तों का कतार, गैस के हैंडलों की रोशनी में दरख्तों और इंसानों की आपस में मस्तदाम होती परछाइयाँ और दरमियान से गुजरता हुआ जनाजा। बांगी साहब का कलमाए शहादत के नारे के साथ लोगों का ज़ेरे लब कलमा पढ़ना। मतलब बांगी साहब जो कलमाए शहादत का नारा लगा रहे थे उसके साथ साथ लोग भी कलमा ज़ेरे लब कलमा पढ़ना, मतलब साथ साथ लोग भी कलमा पढ़ते थे। परिंदों के परों फरफराहट और उन सब के ऊपर आसमान में टिमटिमाते तारे, फ़िज़ा में अजीब पर शरारत सी पैदा हो गई थी। मैं रफ्ता रफ्ता भीड़ से पीछे हो गया। मतलब मैं धीरे धीरे भीड़ से पीछे हो गया था। इतने में मैंने देखा कि मुझसे भी पीछे काफ़ी फासले पर कोई सर से पांव तक काला कंबल ओढ़े लंगड़ाता लड़खड़ाता चला आ रहा है। मतलब मास्टर साहब भीड़ से बहुत पीछे हो जाते हैं और फिर पीछे देखते हैं उससे काफ़ी दूर पर कोई सर से पांव तक, मतलब सर से पांव तक काला कंबल ओढ़े लंगड़ाता और लड़खड़ाता चला आ रहा है। अब जनाजा कब्रिस्तान में दाखिल हो रहा था। जनाजा कब्रिस्तान के एक गोशे में बनी छोटी सी मस्जिद के पास जाकर रुक गया। मतलब जनाजा जो है कब्रिस्तान के एक गोशे में बनी छोटी मस्जिद के पास जाकर रुक गया। फिज़ा में अगरबत्ती, काफूर, सब्ज़ा और फूलों की मिली जुली खुशबू फैली हुई थी, मगर ये खुशबू जहन की तरावत अता करने के बजाय दिल पर अजीब उदासी की सी कैफियत तारी कर रही थी। जनाजे को नीचे उतारा गया। लोगों ने जल्दी जल्दी सफ़े बनाए। जनाजे को नीचे उतारा गया। लोगों ने जल्दी जल्दी जनाजे के लिए सफ़े बनाए। जनाजे की नमाज़ें तैयार हो रही थी। जिन्हें नमाज में शरीक नहीं होना था वह इधर उधर बिखर गए। मतलब जिन्हें नमाज में शरीक नहीं होता, जनाजा नमाज में बहुत सारे लोग शरीक नहीं हुए थे, वो इधर उधर बिखर गए। मैंने भी मुनासिब जगह तलाश में चारों तरफ नज़र दौड़ाई, फिर टहलता हुआ सबसे अलग एक दरख्त के नीचे जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद एक मानूस आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मतलब थोड़ी देर के बाद एक मानूस आवाज़ मेरे कानों में टकराई, मास्टर साहब। मैंने चौंक कर देखा। वही कंबल पोश जो जनाजे के पीछे पीछे आ रहा था मेरे करीब खड़ा था। मतलब मास्टर साहब आवाज़ आया, वही इब्राहिम सुक्का चिल्ला रहा था। मैंने चौंक कर देखा तो वही कंबल पोश जो जनाजे के पीछे पीछे आ रहा था मेरे करीब खड़ा था। अंधेरे के बावजूद मैंने उसे पहचान लिया। मतलब अंधेरे होने के बावजूद भी मैंने उसे पहचान लिया। वह इब्राहिम सुक्का था। इब्राहिम, मैंने बेसाख्ता कहा। मतलब इब्राहिम? हाँ मास्टर साहब, मैं अबू हूँ। मैंने महसूस किया कि वो हल्के हल्के काँप रहा है। मतलब मैंने महसूस किया कि इब्राहिम अंधेरे में उसे गौर से देखने की कोशिश की। इसकी दाढ़ी बड़ी हुई, बाल उलझे हुए और आंखों में वहशत थी। वह ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, बार बार पहलू बदल रहा था। एक बार लड़खड़ा गया। मैंने हाथ बढ़ाकर उसका बाजू थाम लिया। इसके बदन से भाप सी निकल रही थी। मतलब उसके बदन से भाप निकल रही थी। जाहिर सी बात है वो उसकी माशूका की जनाजा जा रहा था, तो कोई भी आशिक का क्या हाल होगा वो तो आपको पता ही होगा। अरे तुम तो बहुत तेज़ बुखार है। मतलब फिर मास्टर साहब कहते हैं, अरे तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, तुम्हें इस हालत में बाहर नहीं निकलना चाहिए था।
मैंने जवाब में कुछ नहीं उसने जवाब में कुछ नहीं कहा। मतलब जब मास्टर साहब कहते अरे तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, तुम्हें इस हालत में बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो फिर इब्राहिम ने जवाब में कुछ ना कहा, कांपता हुआ करों में बैठ गया। कपकी के साथ उसके मुंह से कराह भी निकल रही थी, जैसे अंदरूनी तौर पर उसे कहीं गहरी चोट लगी हो। इतने में जनाजे की नमाज ख़त्म हो गई। लोग जनाजे को उठाकर एक खुदी हुई कब्र की तरफ बढ़ रही थी। मतलब लोग जनाजे को उठाकर एक खुदी हुई कब्र की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने इब्राहिम की तरफ मुड़कर देखा। उसने लरजती आवाज़ में कहा, मास्टर साहब, मेरी तरफ से भी ये मुट्ठी भर मिट्टी कब्र में डाल देना। मतलब इब्राहिम सुक्का जो है वो मास्टर साहब से कहता है, मेरे तरफ से भी ये मुट्ठी भर मिट्टी उस कब्र पर डाल देना। उसका हाथ कंबल से बाहर निकला हुआ था। मैंने दोनों हाथ फैलाकर उसकी दी हुई मिट्टी ले ली। मतलब उसका हाथ जो है कंबल से बाहर निकला हुआ था। मास्टर साहब दोनों हाथ बढ़ाकर उसकी दी हुई मिट्टी को ले ली और कब्र की तरफ बढ़ गया। लोग कब्र को चारों तरफ से घेरे हुए थे। जनाजे को ढक्कन हटाकर लोगों के मैयत को जनाजे से निकाला और कलमा पढ़ते हुए मैयत को कब्र में खड़े दो शख्सों के हाथों में दे दिया। मतलब जनाजे का ढक्कन हटाकर लोगों ने मैयत को जनाजे से निकाला और कलमा पढ़ते हुए मैयत को कब्र में दो शख्स खड़े हुए थे उनके हाथों में दे दिया। दोनों ने मैयत को कब्र में लेटा दिया और लकड़ी के बरगों से मैयत को ढक कर कब्र के बाहर निकल आए। मतलब मैयत को कब्र में देने के बाद लकड़ी, आजकल हमारे यहाँ बांस दिया जाता है, उसी तरह पहले के ज़माने में लकड़ी दिया जाता था और अभी भी कहीं कहीं लकड़ी दिया जाता है। तो लकड़ी देखकर दोनों लोग बाहर आए। आसपास की मिट्टी से जल्दी जल्दी कब्र को भरा जाने लगा। मतलब आसपास में जितनी भी मिट्टी थी उससे जल्दी जल्दी कब्र को भरा जाने लगा। लोग अपनी अपनी मुट्ठियों में मिट्टी लिए कुल हुवल्लाह पढ़कर कब्र पर डाल रहे थे। मैंने भी इब्राहिम की दी हुई मिट्टी कब्र पर डाल दी। मतलब मास्टर साहब कह रहे हैं, मैंने भी इब्राहिम की दी हुई मिट्टी कब्र पर डाल दी। कब्र मिट्टी से भर चुकी थी। दो मज़दूरों ने फारों से मिट्टी को समेट कर बना दी। बाकी साहब ने सब्ज़े की एक टहनी कब्र के सिरहाने गाड़ दी और फातिहा पढ़ने लगे थे। फातिहा ख़त्म करके सब लोग कब्रिस्तान के गेट की तरफ मुड़ गए। मैंने मुड़कर इस दरख्त की तरफ देखा जहाँ इब्राहिम सुक्का को छोड़ आया था। मतलब मैंने उस दरख्त की तरफ फिर मुड़कर देखा जहाँ इब्राहिम सुक्का को छोड़ आया था, मगर अब इब्राहिम सुक्का वहाँ नहीं था। मतलब जब वहाँ देखे तो इब्राहिम सुक्का वहाँ नहीं था। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, इब्राहिम सुक्का कहीं नज़र नहीं आया। शायद वो लौट गया था। मैं भी बोझल कदमों के साथ अपने कमरे पर लौट गया। उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। मतलब उस रात मुझे मास्टर साहब को ठीक से नींद नहीं आती है। कब्रिस्तान की परसरा फ़िज़ाओं और बार बार मेरी नींद खलल डाल रही थी। मैं खौफ ज़दा नहीं था, मतलब मुझे डर नहीं था, मगर बेनाम उदासी मेरे हवास पर छाई थी। मतलब बेनाम मतलब जिसका कोई वजह नहीं था, ऐसी उदासी मेरे हवास पर छाई हुई थी। सुबह जब आँख खुली तो बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। मतलब सुबह जब आँख खुली तो बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। लोग ज़ोर ज़ोर से बातें करते हुए तेज़ी से एक तरफ को जा रहे थे। मतलब सुबह फिर शोर सुनाई देता है। मैंने ज़ोर ज़ोर से बातें करते हुए तेज़ी से एक तरफ जा रहे थे लोग सब। दो चार लड़के भागते हुए भी दिखाई दिए। मैं नींद के दबाव से लड़खड़ाता हुआ उठा और दरवाज़ा खोल दिया। फिर एक शख्स से पूछा, क्या हुआ भाई, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? कब्रिस्तान में किसी की लाश पड़ी हुई है। तो मतलब वो मास्टर साहब कहते हैं, कहाँ जा रही है सब लोग? तो मतलब एक लोग कहते हैं, कब्रिस्तान में किसी की लाश पड़ी हुई है। वो शख्स तेज़ी से आगे बढ़ गया। मतलब ये बात बोलते हुआ वो शख्स तेज़ी से आगे बढ़ गया, कब्रिस्तान में किसी की लाश पड़ी हुई है। मेरे जहन में ये खौफनाक अंदेशा ने एक सांप की तरह भन उठाया। मतलब मेरे दिमाग में एक खौफनाक अंदेशा सांप की तरह भन उठाया। मैंने जल्दी जल्दी मुंह पर पानी दो चार छपा के मारे। मतलब मैंने जल्दी जल्दी पानी मुंह पर दो चार छपा के मारे और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। कब्रिस्तान के चारों तरफ पूरा गांव अमड़ा हुआ था। मतलब कब्रिस्तान के चारों तरफ पूरा गांव अमड़ा हुआ था। जाहिर सी बात है, जब आपके गांव में किसी को दफनाया जाएगा और ठीक उसके सुबह को पता चलेगा फिर वहाँ पर किसी की लाश पड़ी हुई, तो पूरा गांव के लोग वहाँ पर आ जाएंगे। ये बात तो होना ही है। उसी तरह धुरन गांव में भी हुआ। मतलब बेदार खान देशमुख की बहन को दफना कर आया था और उसके सुबह आवाज़ आया जो कब्रिस्तान पे किसी की लाश पड़ी हुई है, तो पूरा गांव वहाँ पर भीड़ लग गया। मैंने भीड़ से झांक कर देखा। रात की ताज़ा तरबत पर एक शख्स कंबल ओढ़े दोनों हाथों से तरबत को बाहों में समेटे बेहस हरकत पर था। मैंने दूर से पहचान लिया, वो इब्राहिम सुक्का था। मतलब मैं जब वहाँ गया कब्रिस्तान के पास तो देखा कंबल से एक लपेटा हुआ शख्स पड़ा हुआ है।
तो मैंने दूर से ही पहचान लिया वो इब्राहिम सुक्का था। मेरे जहन में एक कोंदा सा लपका और बेदार खान देशमुख के घर 3-4 रोज़ पहले होने वाली चोरी की वारदात से लेकर अब तक के वाक़यात सारी कड़ियाँ मिलती चली गई। मतलब बेदार खान देशमुख के घर पर 3-4 रोज़ पहले जो चोरी का खबर था, उसके बाद बेदार खान देशमुख की बहन की मौत, उसके बाद इब्राहिम सुक्का की मौत, पूरा कहानी मुझे अब समझ में आने लगा। मास्टर साहब कह रहे हैं करीब की तहसील से कोई इंस्पेक्टर और 2 हवलदार को बुलाया। मतलब करीब के तहसील से मतलब थाना से कोई एक इंस्पेक्टर और 2 हवलदार को बुला लाया। वह लोग भीड़ को हटाते हुए कब्र के पास पहुँचे। मतलब इंस्पेक्टर और हवलदार जो थे वो लोग भीड़ को हटाते हुए कब्र के पास पहुँचे। उनके साथ गांव का तलाठी और सरपंच भी थे। मतलब उनके साथ गांव का तलाठी और सरपंच भी थे। इंस्पेक्टर ने इब्राहिम सुक्का को हिलाया डुलाया, मगर वह उसी तरह बेहस हरकत पर आ रहा, मगर मर चुका था। मतलब इंस्पेक्टर आए वहाँ पर, इब्राहिम को हिलाया डुलाया, मगर वह उसी तरह बेहस हरकत पर आ रहा, वह मर चुका था। मजमा में पहले तो सरगोशियाँ होने लगे, फिर लोग ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगे कि उनकी बातों तो कुछ समझ में नहीं आई। मतलब मजमा में बहुत सारे शोर गोल होने लगे, फिर लोग ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगे, लेकिन उनकी बातें तो समझ में नहीं आ रही थी, मगर इन के चेहरों से रंज अफसोस और गुस्सा ज़ाहिर हो रहा था। मतलब इनके चेहरों से रंज अफसोस और गुस्सा ज़ाहिर हो रहा था। मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सका और चुपचाप अपने कमरे पर चला आया। बाद में सुना कि शहर से मुर्दा गाड़ी आई है। बाद में सुना कि शहर से मुर्दा गाड़ी आई थी और इब्राहिम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए शहर ले जाया गया है। चूँकि इसका कोई वारिस नहीं था, मतलब चूँकि इब्राहिम को कोई देखभाल करने वाला नहीं था, इसलिए पोस्टमार्टम के बाद शायद शहर की म्यूनिसिपैलिटी ने लाश को वहीं किसी कब्रिस्तान में दफन कर दिया होगा। आज 25 ये तो 25 वर्ष पहले का कहानी मास्टर साहब को फिर से याद आने लगा। आज 25 वर्ष के बाद फिर इसी कब्रिस्तान पर खड़ा हूँ। मास्टर साहब कह रहे हैं आज 25 वर्ष के बाद मैं फिर उसी कब्रिस्तान पर खड़ा हूँ। मैं तो सैर को निकला था, मैं तो मतलब घूमने को निकला था, फिर यहाँ कैसे पहुँच गया? शायद मासी की कोई याद दामन पकड़े मुझे यहाँ खींच लाई थी। शाम होने को थी, सूरज डूब चुका था, मगरिब की तरफ लाली आसमान की तरफ लाली में इजाफा हो गया था। परिंदे अपने अपने घोंसलों की ओर लौट आए थे। कब्रिस्तान की फिजाएं इनके शोर से गूंज रही थी। मैंने कब्रिस्तान की चारों तरफ निगाह डाली और दूर तक कच्ची पक्की कब्रों का सिलसिला फैला हुआ था। 2-3 ताज़ा कब्रें भी नज़र आ रही थी। मगर सर आप यहाँ खड़े हैं, मैं आपको ओंडी के पुल पर तलाश कर रहा था। मैं चौंक कर मुड़कर देखा, अब्दुल रब मुझे तलाश करते हुआ वहाँ पहुँच गए। मतलब अब्दुल रब वहाँ आए और कह रहे हैं सर आप यहाँ खड़े हैं, मैं आपको कोंडी के पुल पर तलाश कर रहा था। मैं चौंक कर मुड़ा। अब्दुल रब मुझे तलाश करते हुए वहाँ पहुँचे थे। हाँ, मैं बस यूं ही सैर करते इस तरफ निकल आया। मैंने भारी आवाज़ से कहा आपको कोई अजीज़ इस कब्रिस्तान में दफन है? फिर अब्दुल रब कहते हैं आपका कोई अजीज़ इस कब्रिस्तान में दफन है? तो मास्टर साहब कहते हैं अजीज़ क्या? हाँ कुछ ऐसा ही समझिए, मैंने मुड़ते हुए कहा। अजीज़ क्या है? हाँ कुछ ऐसा ही समझिए, मैंने मुड़ते हुए कहा। फिर अब्दुल रब कहते हैं चलते चलते मैं गांव की तरफ चलने लगा। अब्दुल रब मेरे साथ चल रहे थे। वह गांव की तरक्की के बारे में कुछ बता रहे थे। अब्दुल रब जो है गांव के तरक्की के बारे में कुछ बता रहे थे, मगर मेरा जहन कहीं और भटक रहा था। अब्दुल रब जो थे वो मास्टर साहब को गांव के तरक्की के बारे में बता रहे थे, लेकिन मास्टर साहब का जहन जो है कहीं और भटक रहा था। कहीं और क्या भटकेगा, वहीं था इब्राहिम सुक्का और बेदार खान देशमुख की बहन। यहीं पर उसका जहन भटक रहा था। मेरे जहन से 25 बरस पुराने नक़ूश अभी पूरी तरह ज़ाइल नहीं हुए थे। मतलब मेरे दिमाग से 25 बरस पुराने वाक़या जो है अभी पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था। तो उम्मीद है आप लोग को कहानी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज का क्लास भी बहुत लंबा हो गया, क्योंकि ये चैप्टर है ही लंबा। पिछले वीडियो में आप लोग आधा पढ़े थे और इस वीडियो में। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आप लोग पूरा कहानी समझ गए होंगे। इसमें एक अब्दुल्ला भैंसा रहता। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा अब्दुल्ला भैंसा किस कहानी का किरदार है, तो इब्राहिम सुक्का। और बेदार खान देशमुख की बहन से इब्राहिम सुक्का प्यार करता था। पूरा कहानी आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले वीडियो में लाएंगे। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।